टॉपिक हम नया शुरू कर रहे हैं वो है अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। और एग्जिस्टेंशियलिज्म को संकट का दर्शन कहा जाता है। संकट का दर्शन क्यों कहा जाता है संकट का दर्शन? इस शब्द का अर्थ क्या है? इस दार्शनिक विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? किस प्रकार से ये शुरू हुई? इस सब पर हम चर्चा करेंगे आज कि क्या है इसका मतलब। वो सब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और उस बैकग्राउंड में ये देखना पड़ेगा कि परंपरागत दर्शन क्या करता है। परंपरागत दर्शन किस तरीके से चीज़ों की खोज करता है। तो जब हमने दर्शन की परिभाषाओं को पढ़ा था उस समय ज़्यादातर परिभाषाओं के केंद्र बिंदु में एक बात मुख्य रूप से थी कि दर्शन मूल तत्व की खोज करता है। इस जगत के पीछे जो अंतिम तत्व है, जो अंतिम सत्य है, उसके बारे में खोज करता है कि तत्व क्या है। परंपरागत दर्शन क्या करता है? तत्व की खोज करता है। तत्व खोज, आखिरी चीज क्या है इस जगत के पीछे, उसको ढूंढा जाए। सार क्या है उसको ढूंढा जाए। ठीक है। तो अस्तित्ववादी जो विचारधारा है वो परंपरागत दर्शन की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। परंपरागत विचारधाराओं में जहाँ तत्व के बारे में, जहाँ पर जगत के अस्तित्व के अंतिम तत्व के बारे में खोज की जाती है, वहीं पर अस्तित्ववाद तत्व से पहले अस्तित्व का प्रश्न करता है। तत्व से पहले अस्तित्व, तत्व से पहले अस्तित्व, ये एक मूल मंत्र है अस्तित्ववाद को समझने का। ठीक है। ये जो चीज है जिसके पीछे परंपरागत दर्शनों में सारे दर्शन लगे हुए हैं कि मूल तत्व क्या है, मूल तत्व क्या है, इसको जाना जाए। अस्तित्ववाद ठीक इसके उलट बात कहता है। वो ये कहता है कि तत्व को अगर जान भी लिया तो क्या फायदा होगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, वो चीज जरूरी नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है कि तत्व क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता है। बल्कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अस्तित्व। हमारे लिए वो ज्यादा मायने है जो तत्व की खोज में लगा हुआ है, जो तत्व को जानने का प्रयास कर रहा है, यानी कि मानव। मानव ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका अस्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी क्रियाओं को वही कर रहा है, सारी चीजों का वही खोज रहा है। तो पहला प्रश्न तत्व को लेकर के नहीं होना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति को लेकर के होना चाहिए जो तत्व खोज में लगा हुआ है। तो प्रथम प्रश्न जो है वो सार तत्व का नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के अस्तित्व का है जो सार तत्व की खोज में लगा हुआ है। तो इसीलिए अस्तित्ववाद कहता है कि तत्व से पहले अस्तित्व, यानी कि जो कुछ हम चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिन अंतिम प्रश्नों का उत्तर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले उसको जाना जाए जो अंतिम प्रश्नों का उत्तर जानने में लगा हुआ है। व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में प्रश्न किया जाए, व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया जाए। परंपरागत दर्शनों में प्लेटो, अरस्तु और सुकरात के बाद मध्यकाल की अगर बात करें तो हम रेनेसा के आसपास का जो समय है, तो उस समय एक दार्शनिक थे रेने डेकार्ट। नाम सुना होगा क्योंकि बहुत फेमस हैं रेने डेकार्ट। सारे दर्शनों में इनका नाम लिया जाता है। रेने डेकार्ट फ्रेंच थे, बाद में इंग्लैंड चले गए और काफी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही। रेने डेकार्ट का एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट ये है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ठीक है। क्योंकि मैं सोच पा रहा हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है, इसलिए मैं हूं। ठीक है। चिंतन को प्रधान बात कह दो, चिंतन को एक क्राइटेरिया, एक प्रतिमान मान लिया। मेरे होने का प्रतिमान क्या है? मेरे होने का प्रतिमान यह है कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूं। तो मेरी सोच जो है वो प्रतिमान है, वो मुझसे भी पहले है। परंपरागत दर्शन की बात है, समझ लीजिए। वो शब्द जो मेरे बारे में है वो मुझसे पहले है, वो विचार जो मैं कर रहा हूं वो मुझसे पहले है। परंतु
अस्तित्ववादी विचारक कहते हैं कि इस चीज को ऐसे नहीं बोला जाना चाहिए, ये गलत है। फिर कैसे बोलना चाहिए? इसको ऐसे बोलना चाहिए, मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है, इसलिए मैं विचार करता हूं। तो विचार सेकेंडरी चीज है और मेरा अस्तित्व प्राइमरी चीज है। पहली बात क्या है? पहले में विचार को प्राइमरी चीज बताया गया है क्योंकि वही मेरे अस्तित्व को सत्यापित कर रहा है। परंतु अस्तित्ववादी विचारक कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हूं इसलिए मैं विचार कर पाता हूं। अस्तित्ववादी विचारक इस बात पर बहुत बल देते हैं कि मनुष्य में एक आत्म चेतना है और उसमें स्वतंत्र चयन की शक्ति है। मेरे अंदर चेतना है और मेरे अंदर इस बात की शक्ति है कि मैं अपने लिए चीज़ों को चुन सकता हूँ। मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात का डिसीजन की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो मैं ही करूँगा। उसको चयन की जिम्मेदारी मेरी है और ये चयन की स्वतंत्रता ही मेरे अस्तित्व को स्वतंत्र बनाती है। इसका मतलब है कि मैं किसी पराधीन शक्ति के अंतर्गत नहीं हूँ। मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है जिस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए, सबसे पहले बात होनी चाहिए। मनुष्य क्या बनेगा, इस बात के चयन के लिए वो स्वतंत्र होता है और हम जो कुछ भी होते हैं वो अपनी स्वतंत्र चयन शक्ति और उसके बाद जो कुछ हम करते हैं अपनी लाइफ में उसके परिणामों का प्रतिफलन हमारी लाइफ होती है। ठीक है, चयन के लिए। और अस्तित्ववादी ये भी कहता है कि मानव जीवन किसी भी परालौकिक शक्ति यानी कि सुपरनेचुरल पावर के अधीन नहीं है। ठीक है, वो स्वतंत्र है और सोचने के लिए स्वतंत्र है, करने के लिए स्वतंत्र है, अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा बनाने के लिए वो स्वतंत्र है। ये मूल मान्यता है अस्तित्ववादी विचारधारा की। तत्व को नहीं खोजना है, अस्तित्व को खोजना है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इस बात को जाना जाए। पहले अस्तित्व की बात की जाए, तत्व को बाद में ढूंढा जाएगा। जरूरत नहीं है उसकी, खुद को जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये जो विचारधारा है अस्तित्ववादी विचारधारा, इस विचारधारा को प्रारंभ करने का श्रेय या इसके प्रथम विचारक के रूप में जाना जाता है सोरेन किर्केगार्ड को। प्रथम विचारक, प्रथम अस्तित्ववादी विचारक, प्रथम अस्तित्ववादी विचारक के रूप में जाना जाता है सोरेन किर्केगार्ड। सोरेन किर्केगार्ड को माना जाता है। ठीक है, ये प्रथम विचारक हैं। 1813 से 1855 इनका जीवन काल है। ये 19वीं शताब्दी के हैं ये सोरेन किर्केगार्ड, और ये डेनिश फिलोसोफर हैं, डेनमार्क के रहने वाले थे। डेनमार्क, डेनिश हैं। ठीक है। अच्छा, सोरेन किर्केगार्ड के विचारों को हम जानें इससे पहले हम इतनी बात को समझ लेना चाहिए कि सोरेन से पहले पूरे वेस्टर्न यूरोप में, जिसको वेस्ट कहा जाता है, उसमें हीगल के विचारों का बड़ा प्रभाव था। हीगल, और हम सोरेन के विचारों को समझना चाहें तो वो हीगल के ठीक पलट विचार हैं। हीगल ने क्या कहा था? हीगल को जरा याद करें, हमने जब आदर्शवाद की बात कही थी तो उसमें यह था कि हीगल एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के समर्थक हैं, निरपेक्ष आदर्शवाद की बात करते हैं। उनके हिसाब से ब्रह्म ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है, परालौकिक जगत ही सब कुछ है, उस सत्ता के आगे मनुष्य को समर्पण करना चाहिए, वही सब कुछ है। ठीक है, तो क्योंकि यूरोप में सोरेन से पहले हीगल के विचारों का बहुत प्रभाव था, तो हीगल के विचारों का विरोध सोरेन ने शुरू किया कि नहीं, ये बात सही नहीं है। हीगल क्या कहते थे जिसका विरोध सोरेन करते हैं? सत्य ही बुद्धि है और बुद्धि ही सत्य है। हीगल ये कहते थे, हीगल कहते थे सत्य ही बुद्धि है और बुद्धि ही सत्य है। ठीक, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, इतना ज्यादा मूल्य दे दिया उन्होंने सत्य को, क्राइटेरिया, वैल्यूज डिसाइड कर दिए कि भाई इसी तरफ आदमी को जाना चाहिए। ठीक, इस बात का सोरेन ने खंडन किया। ये जो सोरेन किर्केगार्ड हैं,
ये इस तथ्य का खंडन करते हैं कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे। फिर किस बात को मानेंगे? इस बात को मानेंगे कि मनुष्य की आंतरिकता ही वास्तविक रूप से सत्य है। फिर क्या माना? मनुष्य की आंतरिकता ही अंतिम रूप से सत्य है। हमारी जो आंतरिक दशा है, हमारी जो आंतरिक स्थिति है, हम जैसे अपने मन में हैं वही अंतिम सत्य है, वही आखिरी चीज है जिसकी खोज का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें अस्तित्ववाद के लिए। अब एक शैक्षिक दर्शन के रूप में, क्योंकि हम यहाँ इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कुछ तकनीकी चीजों को भी जानना पड़ेगा, जैसे अस्तित्ववाद की कुछ परिभाषाएं और अर्थ। ठीक है, अस्तित्ववाद का एक फिलॉसफी के रूप में, दर्शन के रूप में अर्थ एवं परिभाषाएं, अर्थ एवं परिभाषाएं, ये क्या है और इसका डेफिनेशन क्या क्या दी है लोगों ने, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, क्योंकि हम शैक्षिक दर्शन के रूप में इसको जानना चाहते हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया कि संकट का दर्शन है, इंसानी दुख या त्रास से इस दर्शन का आविर्भाव हुआ है। और संकट का दर्शन इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है संकट का दर्शन? क्योंकि ये जितने भी अस्तित्ववादी विचारक हैं ये मानते हैं कि विज्ञान के आविष्कार में, तकनीकी आविष्कार में, मानव की प्रगति ने मानव को इस प्रकार का बना दिया है कि वो अपने अस्तित्व के प्रति, अपने प्रति ही संवेदनहीन हो गया है। तो अपने अस्तित्व पर इंसान को संकट महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन मशीनों में डूबकर हम अपने आप को खो ही न दें। इस बात का संकट है, अस्तित्व का संकट। आज के वक्त में भी आप देख रहे हैं कि मोबाइल की दुनिया में लोग का अस्तित्व खोता जा रहा है। जो कुछ है वो ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है। अगर 2 मिनट के लिए भी फ़ोन बंद हो जाए तो बहुत बेचैनी महसूस हो जाती है। तो हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा तकनीकी पर हो गई है। अब सोचिए सोरेन ने ये बात किस ज़माने में कही थी, तब तो उतना ज़्यादा चलन भी नहीं था। तो आज के वक्त में भी अस्तित्ववादी दर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मानव तकनीकी से दबकर अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। ठीक है, संकट का दर्शन इसको इसीलिए कहते हैं। ये संकट का दर्शन है, मानवीय अस्तित्व की बात करता है, मानवीय गरिमा की स्थापना करता है। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें, एग्जिस्टेंशियलिज्म जो टर्म है वो 2 शब्दों से मिलकर बना बताते हैं, एक्स और सिस्टर, एक्स और सिस्टर, TER। ठीक है, ये इनसे। अब ये इसका शाब्दिक अर्थ थोड़ा देख लीजिए। बाहर से, एक्स का मतलब होता है बाहर से, और सिस्टर का मतलब होता है खड़े रहना या देखना, खड़े रहना या देखना, अपने आप को देखना, दूसरों को नहीं, अपने आप को देखना। खड़े, बाहर से अपने आप को देखना, ये ठीक अवलोकन जैसा है, आत्मावलोकन की बात करता है। ऐसी विचारधारा जो आत्मावलोकन की बात करती है, अपने आप को देखने की बात करती है, दूसरे को देखने की बात नहीं करती है। अपने आप को, बाहर से हम खुद को देखें ऑब्जेक्टिवली, है ना, जिसे कहा जाता है विटनेस वाली सिचुएशन हमारी, कि जब हम अपने आप को ही देख पाएं। इस बात पर शाब्दिक अर्थ बल देता है इस बात पर। ठीक है, अब कुछ परिभाषाएं, कुछ विचारकों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसके प्रथम विचारक हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं, और वो है सोरेन किरकेगार्ड। सोरेन किरकेगार्ड की जो परिभाषा है वो छोटी सी परिभाषा है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या है। सोरेन किरकेगार्ड ये कहते हैं अस्तित्ववाद को परिभाषित करते हुए कि अस्तित्ववाद समस्त विशुद्ध अमूर्त दार्शनिक चिंतन एवं वैज्ञानिक दर्शन का अस्वीकरण है। किसका? अस्तित्ववाद समस्त
विशुद्ध दार्शनिक चिंतन तथा वैज्ञानिक दर्शन का अस्वीकरण है। ये शब्द ध्यान देने वाला है। अस्वीकरण, रिजेक्शन है। किस किस चीज को रिजेक्ट करता है? ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो दो बातों को रिजेक्ट करती है सोरेन के अकॉर्डिंग। पहली तो विशुद्ध दार्शनिक चिंतन या विशुद्ध, अमूर्त एक शब्द रह गया, अमूर्त दार्शनिक चिंतन जिसकी बात प्लेटो करता है, उसका अस्वीकरण। अब दूसरा अस्वीकरण इन्होंने किया विज्ञान का। वैज्ञानिकता भी, उसको भी रिजेक्ट कर दीजिए, उसको भी कोई बहुत मायने नहीं है। तो ये दो चीजों का अस्वीकरण है, विज्ञान का और अमूर्त दार्शनिक चिंतन। ठीक है, अब कुछ और परिभाषाओं के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक दो परिभाषाएं हैं, थोड़ी बड़ी हैं, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा उनको। पेज नहीं बनाया है मैंने इसका अलग से, तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे। एक और परिभाषा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगती है, फर्नांडो की परिभाषा है। ठीक है, फर्नांडो की परिभाषा है ये इस तरीके से। क्या कहते हैं फर्नांडो? फर्नांडो ये कहते हैं कि अस्तित्ववाद दर्शन का एक प्रकार है। लिख देता हूं, अस्तित्ववाद दर्शन का एक प्रकार है, दर्शन का एक प्रकार है। ठीक है, एक टाइप माना है फिलॉसफी का, दर्शन का एक प्रकार है जो मानव के अस्तित्व की, जो मानव के अस्तित्व की मूलभूत, जो मानव के अस्तित्व की मूलभूत संरचना का विश्लेषण करने का प्रयत्न करता है, अस्तित्व का ही विश्लेषण किया जाएगा। असल में अस्तित्व है क्या, ठीक है, और मानव को उसकी आवश्यकताओं के अस्तित्व की जागरूकता के लिए उद्बोधित करता है, और मानव को उसकी आवश्यकताओं, ठीक है, उसकी जरूरतें क्या हैं, तथा अस्तित्व के प्रति जागरूक करता है। ये परिभाषा फर्नांडो ने दी है कि एक तो क्या करता है, इस बात को समझ लेना चाहिए, मूलभूत अस्तित्व की मूलभूत संरचना का विश्लेषण। अस्तित्व की मूलभूत संरचना मतलब हम क्या हैं, हम किससे मिलकर बने। पहली बात तो ये करती है ये परिभाषा। दूसरी बात ये कहती है कि इंसान को इस चीज को समझना ही नहीं है कि हमारे अस्तित्व किससे मिलकर बना है, बल्कि हमारी नीड्स क्या हैं, उनके प्रति जागरूक होना है, और हमारा अस्तित्व जो हमने विश्लेषित करके पता लगाया है उसके प्रति भी जागरूक होना है। ठीक है, तो ये फर्नांडो की डेफिनेशन है। एक और बड़ी सुंदर परिभाषा है, वो है एल.के. ओड। बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है एल.के. ओड की, दार्शनिक और शिक्षा शास्त्रीय आधार, समाजशास्त्री, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधार एल.के. ओड की। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए शायद सर्वोत्तम पुस्तक मैं उसे कहूँगा। उसमें जो लिखा है वो ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और मैं बताता हूँ एल.के. ओड क्या कहते हैं। एल.के. ओड की बात को अगर हम समझ लें तो हमें अस्तित्ववाद और बाकी की चीज़ों में, बाकी के दर्शनों में अंतर बहुत क्लियर कट समझ में आ जाता है। ठीक है, ये कहते हैं कि परंपरागत दर्शन जो पुराने चले आ रहे थे, परंपरागत दर्शन में या दर्शनों में किसी
सार्वभौमिक, ठीक है, पुराने या परंपरागत दर्शनों में किसी सार्वभौमिक सार तत्व को खोजने का प्रयास किया जाता है, मतलब बेसिक चीज क्या है इस समूची सृष्टि की रचना की, उसको ढूंढने का प्रयास परंपरागत दर्शन करते हैं, ठीक है। परंतु अस्तित्ववाद सार तत्व से पहले अस्तित्व का प्रश्न करता है, अस्तित्व का प्रश्न करता है पहले कि भाई जो सार तत्व को खोज रहा है वो कौन है, आखिर उसका तो पता लगाया जाए। अस्तित्व का प्रश्न करता है मनुष्य क्या है, मनुष्य के बारे में जाना जाए पहले, जो चिंतन कर रहा है, जो ढूंढ रहा है आखिर वो कौन है उसको तो जाना जाए, और इस प्रश्न का उत्तर खोजना आवश्यक है। तो अब कुछ मिला के एक दो बात तो हमें ये समझ में आ जाती है कि ये जो समूचा दर्शन है अस्तित्ववादी दर्शन, इसको फिलॉसफी ऑफ बीइंग भी कहा जाता है, फिलॉसफी ऑफ बीइंग, होने का दर्शन है। और होना किसका है? होना है इंसान का, इंसानी अस्तित्व के बारे में ये बात करेगा। तो दो तीन बातें निकल कर सामने आती हैं स्पष्ट रूप से अस्तित्ववादी दर्शन में, और वो ये आती हैं कि ये दर्शन संकट का दर्शन कहलाता है, और ये दर्शन मूल तत्व, सार तत्व, मूल पदार्थ, अंतिम पदार्थ की खोज से पहले मानव के अस्तित्व पर प्रश्न करता है कि जो अंतिम पदार्थ को खोज रहा है वो कौन है, उसको जाना जाए पहले। इंसान के बारे में बात करता है, ठीक है, इंसान के अस्तित्व के बारे में बात करता है, इंसान की आवश्यकताओं के बारे में बात करता है, इंसान की गरिमा के बारे में बात करता है, ठीक है। तो चलिए इस कक्षा के लिए इतना ही काफी है, फिर एक नई कक्षा में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।